जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक की कि ब्रिटेन से वापस लौटा गिरवी रखा 100 टन सोना। यानी इस समय हर तरफ न्यूज़ में यही छाया हुआ है कि भारत ने ब्रिटेन से 100 टन सोना मंगा लिया है या वापस मंगा लिया है। हर न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा है कि भारत ने अपना सोना मंगा लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि भारत ने सोना क्यों मंगाया है और क्या ये सोना भारत का था या इंग्लैंड का था या ब्रिटेन का था, और ये जानेंगे कि भारत ने ये सोना मंगवा के क्या अच्छा काम किया है। मतलब हमारी सरकार ने या आरबीआई ने जो सोना वापस लिया है तो क्या ये बहुत अच्छा काम किया है। और ये बात करेंगे कि क्यों रखा था ब्रिटेन में सोना, यानी ब्रिटेन में सोना कर क्या रहा था। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1991 की सच्चाई की बात करने वाले हैं हम लोग। यानी जो 1991 जो हमारे भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसकी संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज जैसे हालात पाकिस्तान के हैं, मैंने पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा हो, तो वही हालात हमारे उस समय 1991 में थे। तो उसकी पूरी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बाकी ये बात करेंगे कि इस गिरवी रखे सोने की पूरी कहानी क्या है, यानी सोना गिरवी क्यों रखा गया था या ब्रिटेन में सोना कर क्या रहा था। तो इस वीडियो में आप लोग इकोनॉमिक्स के एक बेहतरीन कंसेप्ट को समझेंगे और इसको आप आईआर से भी रिलेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए हर जगह टॉप स्टोरी में यही चल रहा है कि आरबीआई शिफ्ट 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके टू इट्स एडल्ट वॉल्स। यानी आरबीआई ने अपना सोना मंगा लिया है। यहाँ भी हिंदुस्तान बिजनेस लाइन में है कि आरबीआई ब्रिंग्स 100 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व। न्यूज़ 18 में भी यही चल रहा है। यानी हर तरफ यही सुर्खी छाई हुई है कि भारत ने अपना 100 टन सोना ब्रिटेन से मंगा लिया है। तो ये देखिए ये है सोना जो कि यूके या ब्रिटेन में रखा हुआ है। जैसे अपने यहाँ मॉल्स में कोई सामान या कोई चीज़ रखी होती है, वैसे उनके यहाँ जो उनका मेन बैंक है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई होती है, उसी तरह उनके यहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड है। यानी उनकी मेन बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और वहीं पर ये सोना जमा था। और इसी सोने को इंडिया ने अपने पास मंगवा लिया है, आरबीआई ने अपने पास मंगवा लिया है। तो ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन करीब 1 लाख किलो सोना, यानी 1 लाख किलो सोना वापस मंगा लिया है। और यह 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में वापस आया है। यानी ये पहली बार हो रहा है कि 100 टन सोना इंडिया में पहली बार आया है, वो भी ब्रिटेन से या कहीं अलग से। यानी बाहर से इंडिया में आने वाला सोना ये पहली बार है इतना ज़्यादा। और लेटेस्ट डेटा की बात करें तो मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822 टन सोना था, जिसमें से 413 टन विदेशों में जमा था। यानी हमारे पास टोटल रिजर्व है 822 टन का, जो कि आरबीआई में जमा है। और इसी 822 में से 413 टन बाहरी विदेशों बैंक में जमा है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में था। अब आप ये पूछेंगे कि हमारा सोना दूसरे देशों में क्यों जमा है, क्योंकि भाई सोना तो हमारा है, हम लोग क्या अपने यहाँ नहीं रख सकते क्या। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पुरानी बातों को जान लेते हैं कि 1991 का वो दौर क्या था। देखिए यहाँ पर ये पुरानी न्यूज़ की कटिंग है कि सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन। यानी आरबीआई ने गोल्ड को सीक्रेटली सेल किया था। और कितना बेचा था तो 2100 किलो 21,000 किलोग्राम मेटल एयर लिफ्टेड टू कोडेड डेस्टिनेशन। यानी आरबीआई ने बिना किसी को बताए हुए गुप्त तरीके से 21,000 किलो का सोना दूसरे देश में भेज दिया था। और ये भेजा था 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके कारण। अब बात करेंगे कि 1991 में ऐसा हुआ क्या था जिसके कारण हमें अपना सोना बाहर देश में भेजना पड़ा था। तो देखिए 1991 में इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। और कैसा इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इकोनॉमिक क्राइसिस था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखिए जब इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट हो जाए, यानी जब आयात और निर्यात दोनों बराबर मात्रा में होने लगे तब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। लेकिन हमारे पास तब क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में यानी घाटे में चल रहा था। घाटे में क्यों चल रहा था, क्योंकि हम लोग आयात ज़्यादा कर रहे थे, निर्यात कम कर रहे थे। यानी हम लोग सामान मंगा ज़्यादा रहे थे, सामान भेज कम रहे थे। तो भाई अगर हम लोग सामान मंगाएंगे तो हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग सामान को मंगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा पैसा जाएगा। तो जितना ज़्यादा हमारा पैसा जाएगा उतना ही ज़्यादा हम लोग घाटे में चलेंगे, क्योंकि हमारा एक एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। यानी हम लोग बाहर कम भेज रहे हैं और मंगा ज़्यादा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग घाटे में चल रहे थे उस समय। और इतना घाटे में चल रहे थे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था। तो ये बात करते हैं कि वह कहानी थी क्या कि हम लोग घाटे में चल रहे थे। तो देखिए कहानी है साल 1991 की। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। उस समय देश के पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी नहीं बची थी। आपको पता है
विदेशी करेंसी में या तो डॉलर सबसे ज़्यादा चलता है, डॉलर चलता है, या तो गोल्ड चलता है। और एक समय तो ऐसी वैल्यू आ गई थी कि डॉलर इज इक्वल टू गोल्ड होने लगा था, यानी आप चाहे डॉलर दें चाहे गोल्ड दें, बात एक ही है। लेकिन खैर अब गोल्ड की कीमत बढ़ी है और डॉलर की कीमत थोड़ा कम हुई है। तो हमारे पास ये था कि विदेशी करेंसी बची नहीं थी। जैसे अगर हमें कोई सामान मंगाना है और दूसरा देश कहेगा हम आपके रुपया नहीं ले सकते, क्योंकि हम आपके रुपये का करेंगे क्या, आप हमें डॉलर दीजिए, क्योंकि डॉलर से हम कहीं अलग व्यापार भी कर सकते हैं, रुपये से कहीं अलग व्यापार भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए विदेशी करेंसी हमारे पास नहीं थी। हमारे पास कितना था, सालों या महीनों नहीं बल्कि देश के पास सिर्फ कुछ दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। यानी हमारे पास लगभग 8 से 10 दिन के लिए इम्पोर्ट के लिए पैसा बचा था। यानी इतना था कि हम लोग सिर्फ 8 से 10 दिन तक कुछ सामान मंगा सकते थे, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते थे। तो हालात ऐसी हो गई थी कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाती। तो इसीलिए हालात ऐसे बन गए थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। तो देखिए हमारे पास पैसों की इतनी, विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई थी कि हम लोग कुछ भी आयात नहीं कर सकते थे, सिर्फ 8 से 10 दिन का आयात कर सकते थे। तो भाई उसके बाद 8 से 10 दिन के बाद क्या होता, इसीलिए हमें कर्ज की ज़रूरत थी, यानी हमें डॉलर चाहिए था। और डॉलर कैसे मिलता, जब हम लोग अपना सोना गिरवी रखते। और सोना गिरवी क्यों रखते, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें मंगानी होती थी, क्योंकि हमें चीज़ इम्पोर्ट करनी होती थी, आयात करनी होती थी, इसीलिए हमें अपने सोना को गिरवी रखना पड़ा था और विदेशी मुद्रा को कर्जे के रूप में लेना पड़ा था। अच्छा, अब सोना गिरवी करने की नौबत आई क्यों थी, तो देखिए वो दौर ऐसा था जब देश में कारोबार पर सरकार की दखलंदाजी चरम पर थी। यानी जैसे आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन जब 1991 का टाइम था, उससे पहले का टाइम था, तब प्राइवेट कुछ नहीं हुआ करता था, सब कुछ सरकारी या गवर्नमेंट वाला ही हुआ करता था। तो इसीलिए 1991 से पहले देश में लाइसेंस परमिट राज चल रहा था। यानी अगर किसी को कुछ करना है तो आपको सरकार से परमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ सरकार कर रही थी कि कोई कंपनी क्या बनाएगी, क्या माल बनाएगी, कितना बनाएगी, किसको बेचेगी, सब कुछ सरकार का दखल था। यानी प्राइवेट प्लेयर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, जैसा कि आज के टाइम में कर लेते हैं कि जो आदमी जो चाहे वो कर सकता है, इसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होगी। और इसी लाइसेंसी राज ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया था, क्योंकि भाई इससे जब लाइसेंस राज उत्पन्न हो गया तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जो भी सरकारी मुलाजिम थे, उन लोगों ने भर भर के पैसा मांगना शुरू किया जो भी लाइसेंस मांगने आता। इसी से भ्रष्टाचार होना और ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि भाई जिसको ये सिविल सर्वेंट लाइसेंस प्रदान करते थे, लाइसेंस की परमिट देते थे, उनसे भारी भरकम रकम वसूलते थे। और इसकी वजह से धीरे धीरे देश में करप्शन बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करने लगे पैसों के लिए जब उनको परमिट देनी होती थी। तो लाइसेंसी राज ने देश को बहुत बड़ा झटका दिया था। फिर देश की क्लोज इकोनॉमी और राजनीतिक अस्थिरता ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था। यानी देखिए 1991 से पहले जैसे 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, फिर राजीव गांधी जी की सरकार बनी और उनकी भी फिर हत्या हो गई थी, उसके बाद भी चुनाव हुए थे और वो सरकार भी नहीं ज़्यादा टिक पाई थी, यानी राजनीतिक अस्थिरता थी। यानी सरकार ही जब प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी तो नीतियों का निर्माण कैसे होगा, पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी। पॉलिसीज़ बनने के लिए सरकार का स्थिर होना जरूरी है। जैसे इस समय चल रहा है 10 साल से मतलब एक ही सरकार चल रही है, तो वह जो भी पॉलिसी बनाएगी उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी, फिर उसके हमें परिणाम जानने को मिलेंगे और उसी के हिसाब से सरकारें काम करती हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तब किसी सरकार पे कोई बस नहीं चलता था कि हम लोग क्या करें। यानी इकोनॉमी पहले से ही हिली हुई थी, इस पर कलेरे पर नींद चढ़े सी हालत खाड़ी युद्ध ने कर दी। यानी हमारे पास पहले से ही इम्पोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था और ऊपर से जब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, खाड़ी युद्ध का मतलब जो तेल बनाने वाले देश हैं या तेल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज हैं, वो आपस में उनका मतलब युद्ध शुरू हो गया। जैसे इराक था उस समय, तो उस समय इराक पर अमेरिका ने चढ़ाई कर दी थी। जो आप सद्दाम हुसैन का नाम सुनते हैं, तो अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन पर चढ़ाई कर दी थी और उसकी वजह से जो तेल पर निर्भरता थी वह और ज़्यादा घट गई। यानी अब इराक से तेल आना भी बंद हो गया था। तो इस तरह उस समय ऐसी परिस्थितियां बन गईं जिससे हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं बचा था और बाकी जो बचा था वह खाड़ी देश के युद्ध ने सब बिगाड़ कर रख दिया। और करप्शन जोरों पर था ही, क्योंकि लाइसेंस राज चल रहा था, परमिट राज चल रहा था। अब देखिए खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बीच बार बार बदल रही सरकार 1991 में देश की चंद्रशेखर की सरकार आई। यानी जब 1991 का दौर आया तब सरकार आई चंद्रशेखर राव जी की, और तब देश को उबारने के लिए रास्ते तलाशे जाने लगे और हालात ऐसी हो गई थी कि भारत को तेल को आयात करने के लिए दोगुना पैसा खर्च करना पड़ रहा था। यानी एक तो पैसा है ही नहीं, ऊपर से हमें दुगना पैसा खर्च करना पड़ेगा तेल को मंगाने के लिए। तेल आयात करने के लिए देश के पास चंद दिनों का पैसा बचा था, क्योंकि उस समय ही नहीं है, तेल की ज़रूरत हमेशा से रही है और सिर्फ हमारे पास अगर कुछ ही दिनों का पैसा बचेगा तब तो ये और ज़्यादा
घातक स्थिति हो जाएगी। फिर भारत ने कर्ज के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे आज पाकिस्तान ने IMF का दरवाज़ा खटखटाया था और IMF ने उसे बेल आउट पैकेज दिया था, और तब IMF ने अपनी कुछ शर्तें बताई थी पाकिस्तान को, जो हमें पहले बताई जा चुकी थी। लेकिन कर्ज कैसे मिलता, क्योंकि उसमें 2/3 से ज़्यादा वोट अमेरिका के थे, यानी कर्ज के लिए अमेरिका की रजामंदी ज़रूरी थी। देखिए, जिससे हमें कर्जा मिलने वाला था उसमें भी अमेरिका की ज़्यादा पकड़ थी, क्योंकि लगभग 1/3 हिस्सा उसमें अमेरिका का लगा हुआ था। इसीलिए IMF को कभी कभी अमेरिकी बैंक भी बोल दिया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हिस्सा अमेरिका का है। तो फिर क्या हुआ, फिर अब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, यानी मनमोहन सिंह जी थे, वो उस समय के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, और RBI गवर्नर S वेंकट रमन के मिलकर एक बड़ा फैसला किया, यानी सबने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया कि सोना गिरवी रखने का, कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है सोना गिरवी रखने के अलावा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई बाधाएं थी। क्या बाधाएं भाई? सोना गिरवी रखना शर्म की बात थी। अगर देश को ये पता चल जाता तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। यानी अगर देशवासियों को ये पता चल जाता कि हमारा सोना भी गिरवी रखा जा चुका है, तो सबको तो यही लगता ना कि अब हमारी सरकार बहुत गरीब हो चुकी है, हम लोग बहुत गरीब हो चुके हैं। लेकिन फिर RBI की ओर से इंग्लैंड और जापान के बैंकों से डील की गई, लेकिन उन बैंकों ने शर्त रखा कि हम सोना तभी गिरवी रखेंगे जब वो भारत से बाहर किसी देश में रखा जाएगा। यानी सोना गिरवी तो रखेंगे, लेकिन भारत से किसी दूसरे देश में। तब 47 टन सोना छिपते छिपाते देश के बाहर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन जुलाई 1991 में RBI ने इसे किसी तरह पूरा किया। यानी RBI ने 1991 में 47 टन सोना किसी तरह देश के बाहर ले गए और उसको गिरवी रखा। इस तरह RBI ने 47 टन सोना गिरवी रखकर $400 मिलियन जुटाए। यानी 47 टन सोना हमने गिरवी रखा, उसके बदले में हमें $400 मिलियन मिले। उसके बाद क्या हुआ, स्पेशल प्लेन ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भेजकर उसे गिरवी रखा गया। हालांकि बाद में यह खबर लीक हो गई। किया तो गया था ये सीक्रेटली ही, लेकिन बाद में यह खबर लीक हो गई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की कटिंग में दिखाया था। ये देखिए, इसमें बताया गया ना, सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाई RBI अगेन। तो जब यह खबर लीक हो गई तो मुद्दा इतना बड़ा था कि मनमोहन सिंह को संसद में आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने संसद में कहा, स्वीकार किया कि यह दुखदाई था, लेकिन ज़रूरी हो गया था। हालांकि सरकार ने इस दुख को जल्दी ही खत्म कर लिया था और कुछ ही महीनों में सरकार ने गिरवी सोना वापस खरीद लिया। तो अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई जो 47 टन सोना हमने गिरवी रखा था उसको तो उसके कुछ महीनों बाद मंगा लिया था, तो अभी सरकार ने कौन सा सोना मंगाया है? तो अभी सरकार ने अपना ही सोना वापस मंगाया है। तो आप कहेंगे सरकार बाहर विदेशों में सोना रखती ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो इसको भी आइए हम लोग जान लें। देखिए, RBI भारत के साथ विदेश में भी सोना रखता है। अब क्यों रखता है? जैसे देखिए कि हमारे देश में कोई सरकार आई, जैसा पाकिस्तान में होता है कि वहाँ की सरकार को पलटकर सैन्य तख्ता पलट हो गया, यानी वहाँ पर सेना का शासन आ गया। तो अगर सेना का शासन आ गया और किसी लालची आदमी के हाथ वो सोना लग गया, तब तो वो सोना सारा निपटा देगा। तो इसी के डर के चलते हुए, यानी जोखिम कम हो सके, और तो सबसे पहले सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है, ताकि अगर सरकारें बदलती भी रहें तो हमारा सोना तो कम से कम रिजर्व रहेगा ही। तो इसीलिए हम लोग अपने सोने को बाहर के देशों में रखते हैं। तो बाहर क्यों रखते हैं? कि अगर भारत में आपदा या राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक स्थिति खराब होती है तो इससे उबरने में विदेशों में रखा सोना काम आता है। यानी अगर हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या कुछ और दिक्कत आती है, तो जो हमारा सोना विदेशों में रखा है वो काम आएगा। और प्राकृतिक आपदाओं से भी सोने के भंडार को नुकसान पहुंच सकता है। यानी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या कुछ हो गया ऐसा दैवीय, तो उससे भी सोने को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए अलग अलग जगह सोना रखने से यह जोखिम कम होता है। इसीलिए हम लोग दूसरे देशों में भेज देते हैं, ताकि कहीं एक जगह अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बाकी बचा जो हमने सोना रखा है कम से कम वो तो सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए हम लोग सोने को बाहर रखते हैं। और इसी तर्ज पर हमने इंग्लैंड में, जापान में सोना अपना गिरवी रखा हुआ है, और उसी में से हमने आज 100 टन सोना मंगवाया है अपने पास। यानी जो हमने सोना मंगवाया है वो अपना ही सोना है, वो किसी दूसरे का सोना नहीं, वो अपना ही सोना है। और जो 1991 में हमने सोना गिरवी रखा था वो तो मैंने बताया ही कि कुछ महीनों बाद उसे वापस ले लिया गया था। तो आइए अब बात करते हैं कि 5 साल में जो भारत में सोने का भंडार है वह 203 टन बढ़ गया है। और इस समय भारत में सोने का कुल भंडार है कितना? 822 टन। ये मैंने पहले भी बताया है। अब आइए दुनिया के देशों से अपना कंपेयर कर लेते हैं कि दुनिया के देशों में कितना सोना है। तो देखिए, गोल्ड रिजर्व में अमेरिका पहले नंबर और भारत 9वें नंबर पर है। अब आप इसके पीछे का भी रीज़न जान लीजिए। पहले देख लीजिए, अमेरिका में है 8,133 टन सोना है। फिर दूसरा जर्मनी में है 3,352, तीसरा इटली में है 2,451, फ्रांस में 2,400, रूस में 2,300 और चीन में 2,200, और फिर हमारे इंडिया में है 822।
यानी इंडिया में जो सोना है वो अमेरिका में सोना लगभग 10 गुना कम है, या ये लगभग 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों, इनका सोना हमसे 10 गुना है, इसमें सोचने की बात नहीं है। तो देखिए, जो हमारे पास आरबीआई में रिजर्व है वो 822 टन सोना है, और बाकी आप तो सभी जानते हैं कि हमारे भारत में जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, उनके पास कितना सोना रिजर्व रखा होता है। यानी अगर टोटल में इंडिया का सोना मान ले कि कितना है, तो वो टोटल हमारे पास सोना है 22,000 टन का, 22,000 टन। तब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं, और ये लोग तो खैर फिलहाल 8,000 पर ही हैं। हमारे पास सोना है 22,000 टन, लेकिन बस हमारे यहाँ रिजर्व कितना है, तो रिजर्व है 822 टन। तो इसीलिए परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी माताएं इतना ज़्यादा सोना रिजर्व करके रखती हैं कि अगर कोई इकोनॉमिक इस समय क्राइसिस आ गई तो उससे निपटारा हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अच्छा खासा सोना मौजूद है। बस ये है कि ऑन डॉक्यूमेंट, जो आरबीआई का डॉक्यूमेंट है उसमें कम है, इसीलिए हम लोग 9वें नंबर पर हैं। तो आइए आखिरी बात कर लें कि सोने को ही हम लोग इतनी महत्ता क्यों देते हैं। क्योंकि सोना आर्थिक स्थिरता रखता है, इसलिए भंडार किया जाता है। यानी सोने की जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो मौद्रिक उसकी कीमत है, वो कहीं ज़्यादा है। यानी किसी भी करेंसी से ज़्यादा वैल्यू है गोल्ड की, इसीलिए गोल्ड को एक इम्पॉर्टेंट एसेट के रूप में माना जाता है। यदि किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर होती है तो सोने का भंडार उस देश की क्रय शक्ति और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। यानी जिस देश के पास जितना ज़्यादा सोना होगा, उस देश की परचेजिंग पावर पैरिटी जो पीपीपी होती है वो उतनी ही अच्छी होती है। जैसे हमारी जो पीपीपी में रैंक है वह तीसरी है, यानी इंडिया में हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर हैं। यानी जो हमारी क्रय क्षमता है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे पास जो सोना है वो अच्छी खासी मात्रा में है। बस ये है कि ऑन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बाकी हमारे देश के हर घर में कुछ ना कुछ सोना पाया जाता है। इसीलिए हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसमें हम लोग तीसरे नंबर पर हैं, और इसीलिए गोल्ड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर कहीं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है तो उसके लिए हम लोग गोल्ड को गिरवी रखकर कोई दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकें। और अब लास्ट बात कर ले कि सोना कैसे लाया गया और कहाँ रखा गया। यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना आया है और हमारे आरबीआई के पास जमा हो चुका है, और आरबीआई के पास 2 जगह जमा हुआ है। एक तो मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक की ऑफिस में पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ नागपुर में भी वॉल्ट किया जाता है। यानी हमारे यहाँ सोना 2 जगह रखा जाता है, एक तो मुंबई के मिंट रोड पर और दूसरा नागपुर के स्टोरेज में। तो जो सोना हमने मंगाया है उसको हमने यही 2 जगह रिजर्व कर लिया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमने ब्रिटेन से सोना मंगवाया है वो अपना ही सोना है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा, 1991 में हमारी हालत क्या थी, इस पर भी हमने एक समझ विकसित कर ली है, और मुझे उम्मीद है आप सबको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि सबको पता चले कि जो सोना आया है वह खुद का हमारा ही सोना है, और जो हमने उस समय गिरवी रखा था उसको तो हमने तुरंत ही मंगा लिया था, 3-4 महीने के बाद या कुछ महीनों बाद मंगा लिया था। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है या बहुत ज़्यादा सुर्खी में वह खबर रहती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।